पूरा डेंसर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, ठीक है। डेंसर मीडियम, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कुछ मान ली μ2। ये है रेरर मीडियम, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कुछ मान ली μ1, ठीक है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है, मतलब μ2 डेंसर मीडियम है और μ1 रेरर मीडियम है। ऑब्जेक्ट मैंने माना है डेंसर मीडियम में, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये है, पहले ही मैं बता रही हूँ ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो जो लाइट रेज आएंगी ना ऑब्जेक्ट से, वो डेंसर से रेरर में जाएगी, ठीक है। अब ये 90 डिग्री पे जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है, तो क्या ये अनडिफ्लेक्टेड सीधी चली जाएगी, ठीक है। अब इसमें तो परपेंडिकुलर जा रही थी तो अनडिफ्लेक्टेड सीधी चली गई। अब मैं यहाँ से कुछ एंगल दे रही हूँ इसको, रे ऑफ लाइट को, ठीक है। ये कुछ हमारी होगी नॉर्मल, इस इंटरफेस पे एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ करी, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको अभी मैं I1 मान रही हूँ। तो डेंसर से रेरर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा लाइट रे, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ ऐसे बेंड हो जाएगी लाइट रे, इसको मैंने कुछ मान लिया R1। R1 ज्यादा है I1 से, ठीक है, क्योंकि ये डेंसर से रेरर मीडियम में जा रहा है। अब मैंने इसको थोड़ा और एंगल दिया, ये हमारी नॉर्मल है, इसको मैंने I2 माना, I2 I1 से ज्यादा है, ठीक है। I2 I1 से ज्यादा लिया एंगल, क्या छोड़ो इधर ध्यान दो, I2 I1 से ज्यादा है, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन होगा डेंसर से रेरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो थोड़ा ज्यादा बेंड करेगा इसके कंपैरिजन में, तो R2 R1 से ज्यादा होगा, R2 इज ग्रेटर देन R1 और I2 इज ग्रेटर देन I1, ठीक है। I2 ज्यादा था, I1 कम था, तो R2 भी ज्यादा, R1 कम, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और एंगल दे रही हूँ, ठीक है। अब एक ऐसा एंगल आएगा, ठीक है, I3 मान लिया हमने, एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे ये जो लाइट रे है वो पूरी 90 डिग्री पे बेंड हो जाएगी। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जिसपे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से 90 डिग्री बना देती है। तो ये एंगल क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल हो गया। यहाँ चलो I3 ही लिख देती हूँ, I3 इज इक्वल्स टू C। C क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, वो 90 डिग्री बनाएगा नॉर्मल के साथ, ठीक है। अब मैं इसको अगर और ज्यादा एंगल दे दूं, यहाँ से अगर मैं इसको और भी ज्यादा एंगल दे दूं, तो क्या 90 से भी नीचे चला जाएगा। तो नॉर्मल से मैंने कुछ माना I4 एंगल है, तो I4 एंगल के लिए 90 से भी ज्यादा, मतलब क्या ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंगल लाइट रे, ठीक है। ये लाइट रे को जब हमने क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल दिया तो ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब रेरर मीडियम में गई नहीं, वापस डेंसर मीडियम में चली गई। तो ये कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन हमने इसलिए बोला है क्योंकि ये रेरर मीडियम में जा ही नहीं रही। और हमने जब रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने पढ़ा था सेम मीडियम में होता है रिफ्लेक्शन। तो ये सेम ही मीडियम में लाइट रे आ गई है ना, तीनों सेम मीडियम में आ गए, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ना कि रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ गई। तो जब एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, इंसिडेंट एंगल, तब TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और हमेशा कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो लाइट रे है वो डेंसर से रेरर मीडियम में जानी चाहिए, रेरर से डेंसर में नहीं जानी चाहिए। अगर रेरर से डेंसर में जाएगी तो एनर्जी का लॉस होता है। कुछ लाइट रे हो सकता है TIR कर भी ले, कुछ नहीं भी करेगी, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो हमेशा दो कंडीशन फॉलो होगी TIR के लिए। सबसे पहला तो जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए और लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में जानी चाहिए, ठीक है। ये TIR की कंडीशन। इस डायग्राम को ड्रॉ करो, फिर अपन कंडीशंस लिखते हैं। 90 डिग्री 90 से बड़ा बन रहा है ना TIR। कंडीशंस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। तो लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेरर। और सेकंड है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये लिखो, पहले लिख लिया। अच्छा
अब देखो क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना है हमें, क्रिटिकल एंगल। अब देखो लिखना मत, अभी 2 मिनट समझ लो। क्रिटिकल एंगल हमने कहाँ देखा था, यहाँ देखा था थर्ड केस में। तो इसमें इस पॉइंट पे हम लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ। तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ हम क्या बोल सकते हैं, देखो इस मीडियम का एंगल ये कुछ होगा, R3 था, ये थर्ड केस लिया था ना, R3 मान लेते हैं इसको। तो ये वाला था μ1, रेयरर को μ1 माना था, डेंसर को μ2। तो μ1 साइन R3 इज इक्वल्स टू μ2 साइन I3। तो हम लिखेंगे μ1 साइन R3 इज इक्वल्स टू μ2 साइन I3। हाँ, पर ये तो μ1 sin I3 is equals to μ2 sin। इस मीडियम में μ1 साइन R3 इज इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम में μ2 साइन I3। ठीक है, μ1 अब R3 क्या है, 90 है, तो उसको साइन 90 डिग्री लिख लेते हैं हम। ठीक है, इज इक्वल्स टू μ2 साइन I3 को हम C लिख देते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो साइन C लिख दिया, साइन 90 तो 1 होता है, तो इसको मैंने μ1 ही लिख दिया, इज इक्वल्स टू μ2 ऑफ साइन C। साइन C को हम नीचे भेज देते हैं, तो 1 अपॉन साइन C हो गया, और μ2 एज इट इज, μ1 को यहाँ नीचे भेज देते हैं, तो इसको हम μ21 लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन साइन C। ये रिलेशन हमारे पास आता है। अब इस रिलेशन से हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाऊंगी ना, साइन C की वैल्यू कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, तो C यानी कि क्रिटिकल एंगल कम होगा। मतलब जिसके लिए जिस भी मीडियम के लिए, जिस भी डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, उसको कम क्रिटिकल एंगल की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हम ग्लास और डायमंड का कंपेयर कर सकते हैं। ग्लास और डायमंड का मैं लिखवाती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कुछ होता है, रुको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कुछ होता है 1.5 और डायमंड का होता है 2.4 होता है। इंडेक्स कम है, हाँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होना चाहिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसका क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका क्रिटिकल एंगल होता है 24 और इसका क्रिटिकल एंगल होता है 42। इसको तुम ऐसे उल्टा याद रख लो, 2442 ऐसे। ठीक है, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास कितना होगा, 42, और डायमंड का कितना होगा, 24। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। इसका ज़्यादा है तो इसका C कम हो गया, क्रिटिकल एंगल कम हो गया। इसका कम है तो इसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो गया। ठीक है, ग्लास का तो इम्पोर्टेंट ही है, याद रखना पड़ेगा ग्लास का तो। अच्छा, अब एप्लीकेशन देख रहे हैं अपन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ काम आता है। एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो ये मैंने लिया है एक प्रिज्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैं पूरी बोर्ड पे यही बनाऊंगी ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे, वरना तुम चिल्लाने लग जाते हो, दिख नहीं रहा। ये पूरा क्या है, एक प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म। अब अगर मुझे किसी एक इमेज को, ये एक इमेज है, इसको मुझे 90 डिग्री पे रोटेट करना है, 90 डिग्री रोटेट करना है। ये मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे कि मुझे इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। मतलब ये ऐसे है ना, तो इसको या तो मैं ऐसे 90 कर दूँ या ऐसे 90 कर दूँ, तब हम इसको प्रिज्म के थ्रू पास करवाएंगे। अब देखो प्रिज्म के यहाँ सामने रखेंगे, यहाँ इमेज बनेगी। अब इसको ध्यान से देख लेना। पहले मैं इससे एंगल बना लूँगी, इससे रे बनाते हैं। ये एक लाइट रे आई प्रिज्म से इस A पॉइंट से, तो 90 डिग्री पे आ रही है, तो इस इंटरफेस से क्या अनडिफ्लेक्टेड चले जाएगी सीधे इस इंटरफेस से। अब इस इंटरफेस से तो पास हो गई, इस इंटरफेस से देखना है मुझे, तो इस पे मैं पहले ड्रॉ कर रही हूँ एक नॉर्मल। इस पे मैंने एक ड्रॉ करी नॉर्मल। ठीक है, अब देखो इस प्रिज्म में ये वाला एंगल होता है 90, ये होता है 45 डिग्री, ये भी क्या होता है 45 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल्स 45 होते हैं, ये 90 होता है। ठीक है, और ये वाला एंगल तो 90 ही होगा, 90 डिग्री पे रे ऑफ लाइट आई है, 90 चली गई, तो ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा, बाय 180 होता है एक ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम, तो ये भी 45 होगा। ये 90, ये दोनों 90, ये 45, ये 45 डिग्री होगा।
ठीक है। और अभी पीछे मैंने लिखवाया है कि ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होना चाहिए, 42 डिग्री होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होना चाहिए। तो क्या ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा नहीं है? हाँ ज़्यादा है 3 डिग्री। अगर हम ये वाला एंगल निकालें, यही तो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये 45 है तो नॉर्मल से तो 90 बनेगा, तो ये भी 45 ही बनेगा ये वाला। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल 45, क्या यही एंगल होगा इंसिडेंस एंगल? तो क्या ये 42 से ज़्यादा है तो क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तभी होता है। तो ये रे ऐसे सीधे निकलेगी, ठीक है, हाँ ऐसे सीधे निकलेगी ये रे। अब ये यहाँ तक तो सीधे निकलेगी और यहाँ पर भी 90 डिग्री पे आ रही है, तो अनडिफ्लेक्टेड सीधी पास हो जाएगी। अब ये वाली के लिए देखते हैं, बी वाली के लिए। बी के लिए भी सेम कंडीशन होगी, लाइट रे सीधी आएगी, यहाँ 90 डिग्री पे आ रही है तो अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी यहाँ तक। अब इस इंटरफेस पे मैं बना रही हूँ एक नॉर्मल, तो यहाँ पर भी सिमिलर केस आएगा। ये वाला एंगल 90 है तो ये 45 है, ये 90 है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री। और क्योंकि 45 42 से ज़्यादा है तो ये भी क्या होगी TIR करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से यू जाएगी और ये क्योंकि यहाँ 90 डिग्री पे आ रही है तो अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, जो लाइट रे ए से आ रही है वो A' पॉइंट बनाएगी ऐसे, और जो बी से आ रही है वो B' पॉइंट। तो क्या इमेज हमारी 90 डिग्री रोटेट हो चुकी है। तो इमेज को रोटेट करने के लिए भी हम TIR का यूज़ करते हैं। अभी 180 भी रोटेट करके दिखाऊंगी। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन हो सकता है कि दीदी हम यहाँ मिरर लगा देते तो भी इमेज रोटेट हो जाती है। नहीं है क्वेश्चन, नहीं है नहीं है मतलब आना चाहिए था ये क्वेश्चन कि दीदी हम यहाँ मिरर लगा देते ना तो भी तो इमेज यही बनती। ये है क्या दीदी आपने जो बनाया है लाइन? क्या लाइन? ये तो इस ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से रे ऑफ लाइट आ रही। बनाया ना आपने, है क्या? अरे ये नहीं ये तो प्रिज्म है। नहीं, प्रिज्म के बीच में ये लाइनिंग ये क्या है? क्या लाइनिंग? लाइट आ रही है। ये तो लाइट रे ए से आई बी। ये तो मैंने फिर क्या बताया, रामायण हो गई, राम कौन था? हाँ कैसी बातें करते हो तुम लोग। हाँ दीदी आ गया अब? हाँ। फिर अब इसमें वो लगाएंगे मिरर दूर पे। हाँ, तो मिरर हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मिरर है ना क्या करता है, लाइट रेस को एब्जॉर्ब भी कर देता है और प्रॉपर TIR वगैरह उसमें नहीं होता है, मतलब लाइट रे को थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो अगर यहाँ पर इमेज भी बनेगी ना तो वो इमेज डल बनेगी, क्योंकि अगर जैसे हमने लाइट रेस दी तो वो 10% या 20% एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जो इमेज बनेगी ना वो डल बनेगी। पर TIR में कोई भी लाइट रे एब्जॉर्ब नहीं होती, कोई भी मटेरियल नहीं है ना जो कि एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ रिफ्रैक्शन का प्रिंसिपल यूज हो रहा है, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट नहीं मिलती, तो इसकी ब्राइटनेस अच्छी होती है इमेज की। पर अगर यहाँ मिरर लगाती है तो डल इमेज बनती, इसलिए TIR एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक अच्छा प्रिंसिपल है। मतलब धुंधली, हल्की हल्की फीकी फीकी इमेज। बोले ना। अब ये तो हमने 90 डिग्री रोटेट करा इमेज को। अगर 180 डिग्री रोटेट करना है तो प्रिज्म की पोजीशन चेंज कर देंगे। दीदी ये भी करेंगे 180 डिग्री। हाँ, प्रिज्म को हम ऐसे रखेंगे, ऐसे, ठीक है। प्रिज्म को बस पहले ऐसा था, यूं घुमा दिया प्रिज्म को। ये वाला एंगल 90 है, ये वाला 45 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा मैंने AB, ठीक है। इससे ये लाइट रेज आई इस पे, यहाँ पर हम बनाते हैं अब इस पॉइंट पे नॉर्मल। यहाँ से तो तुम समझ ही गए 90 डिग्री पे आ रही होगी तो अनडिफ्लेक्टेड सीधी पास हो गई। इस इंटरफेस पे हम बना रहे हैं एक नॉर्मल, तो यहाँ पर 90 बन रहा होगा, यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा। तो 45 डिग्री 42 से ज़्यादा है तो TIR होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये सीधी पास हो जाएगी यहाँ तक। तो रुको, यहाँ तक सीधी पास होएगी। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं एक नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पर भी जो एंगल होता है वो 45 डिग्री ही होएगा, तो 45 डिग्री 42 से ज़्यादा है तो यहाँ पे इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होएगा। ये सारे एग्जाम में बना के आना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम में जनरली डायग्राम देते हैं फिर पूछते हैं।
डायग्राम देंगे फिर इसमें से क्वेश्चंस अच्छा, पूछेंगे। हाँ, हाँ तो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट है 90 डिग्री से आ रही है, तो यहाँ से अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगी। ठीक है, ए वाला पॉइंट तो अपना बन गया। ये सीधी बनाना मेरे से, थोड़ी बोर्ड पे ऐसा बन रहा है। यहाँ से सीधा गया, अनडिफ्लेक्टेड पास हो जाएगा 90 डिग्री पे। यहाँ पर जब ये इंटरेक्ट करेगा तब यहाँ से, अरे अब सुन लो, दूर होएगा बोला तो। यहाँ पर एक नॉर्मल हमने बनाई, ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, तो 42 से ज़्यादा है, फिर दूर हो तो यहाँ से अनडिफ्लेक्टेड मतलब यहाँ से सीधा जाएगा। फिर से एक नॉर्मल हमने ड्रॉ करी, 45 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ से यूँ चला गया। अब ये वाली जो लाइट रे थी वो ए पॉइंट से आ रही थी, तो यहाँ पर कुछ ए डैश बन गया, और ये वाली बी पॉइंट से आ रही थी तो यहाँ पे कुछ बी डैश बन गया। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो इन्वर्टेड हो गई, मतलब 180 डिग्री रोटेटेड इमेज बन गई हमारे पास। ठीक है, इसको भी बना लो। एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स, सुना होगा तुम लोगों ने नाम। हाँ हाँ हाँ, अब सेकंड एप्लीकेशन है। चलो वो जो फर्स्ट था ना उसमें हेडिंग डाल लो तुम लोग, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, हेडिंग डाल लो उसमें। नहीं नहीं, काटना नहीं है, इसी के नीचे जो डायग्राम बनाए थे ना ऊपर 1 नंबर डाल के लिख दो, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। इनको राइट एंगल प्रिज्म भी बोलते हैं। और फिर हाँ, अब ये सेकंड है ऑप्टिकल फाइबर्स। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? बहुत पतले पतले फाइबर्स होते हैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन, ये जो अपना नेट इतना 5G फास्ट चल रहा है ना, वो इनकी वजह से चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से। क्यों? अब तुमको समझ में आएगा। ऐसा दिखता है ऑप्टिकल फाइबर। ये कोर है, ये कोर है, इसके ऊपर होती है क्लैडिंग ग्लास की। ये एक सेक्शन बनाया मैंने ऑप्टिकल फाइबर का। अंदर वाला पोर्शन क्या है? कोर है, बाहर वाला है क्लैडिंग। ये है कोर। अलग अलग पेन से बनो। ये वाला जो पार्ट है ना अंदर वाला, ये है कोर। इसके बाहर वाला जो पोर्शन है ये है क्लैडिंग। ठीक है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने माना μ1, इसका कुछ माना μ2। ठीक है, μ2 ज़्यादा होता है μ1 से, मतलब कोर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो ज़्यादा होती है क्लैडिंग से। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो इधर से ही आएगा। किसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, कोर की या क्लैडिंग की? कोर की। हाँ, आएगा ही आएगा। कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है क्लैडिंग से। ठीक है, अब यहाँ से देखो, हमारे पास 2 कंडीशन होनी चाहिए TIR की। पहला, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट होनी चाहिए, और दूसरा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए। यहाँ से मैंने एक लाइट रे एंटर करवाई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लाइट रे आई, यहाँ पे कुछ बन रहा होगा नॉर्मल। ये इस तरह से डिज़ाइन होता है कि हमेशा ये जो एंगल होता है ना, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही होता है। एंगल आई क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ये इस पॉइंट पे हिट करेगा, यहाँ पर भी जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो वापस ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये वैसे भी ये वाला मीडियम क्या है? रेयर है, और ये वाला डेंसर है, तो डेंसर से रेयर मीडियम में ही लाइट ट्रैवल कर रही है। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये फिर से, और ये फिर से TIR करेगा। तो ऐसे करके ना 100 किलोमीटर तक लाइट ट्रैवल कर सकती है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर विद स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट ही तो है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट ट्रैवल कर सकती है, और इसलिए तुम्हारे इंटरनेट का स्पीड इतना फास्ट चलता है। एक ऑप्टिकल फाइबर में 100 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज की लाइट ट्रैवल कर सकती है एक ही ऑप्टिकल फाइबर में। अब तुम्हारे दिमाग में ये भी आ सकता था कि दीदी हम कॉपर फाइबर ले लेते, तो उससे अगर चलो ले भी लेते, हमने जैसे तैसे कॉपर के बाहर क्लैडिंग लगा ली,
पर उससे सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी ट्रैवल कर पाती, पर एक ऑप्टिकल फाइबर से हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी ट्रैवल कर सकती है। अब दूसरा डाउट ये भी आ सकता है, दीदी हम एंटेना भी तो ले सकते हैं, जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, हम रेडियो पे कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी डालते हैं, जैसे कौन सी थी 9.4 है ना, 9.4, हाँ, तो वो रेडियो वेव्स ही तो है ना, एंटेना रिसीव करता है उन फ्रीक्वेंसीज को, तो हम उस तरह से भी तो कर सकते थे, पर वो क्या उतना सिक्योर कनेक्शन नहीं है, क्योंकि रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है कोई भी रिसीव कर सकता है, इतने सारे रेडियो हैं, सब पे एक ही गाना बजता है, तो उतना सिक्योर नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर एक सिक्योर कनेक्शन होता है, तो ये कम्युनिकेशन में यूज होता है, तो यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम, यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। अब इसका दूसरा यूज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज्ड इन एंडोस्कोपी, यूज्ड इन एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या है, जो स्टमक से रिलेटेड गैस्ट्रिक ऑपरेशंस होता है ना, उसमें यूज होता है ये। अब किस तरह से यूज होता है, एंडोस्कोपी में क्या करते हैं, कैमरा डालते हैं पेट के अंदर ताकि दिखे, हाँ दिखे कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, हाँ, तो अब पेट के अंदर तो अंधेरा है, कैसे दिखेगा, है ना, पेट के अंदर छोटा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कैमरा होता है, तो वो डालते हैं पेट के अंदर कैमरा। अब पेट के अंदर तो अंधेरा है, कैसा दिखेगा, तो वो साथ में डालते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के एक एंड से डालते हैं लाइट, फिर वो लाइट जाती है, यहाँ कैमरा है, ऊपर है ऑप्टिकल फाइबर, तो वो लाइट जहाँ जहाँ कैमरा ट्रैवल कर रहा है ऑप्टिकल फाइबर से लाइट भी जाती है, तो वहाँ से दिखाई देता है डॉक्टर को कि पेट में कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। इस तरह से होती है एंडोस्कोपी। अच्छा देखो, अब ये तो बेसिक चीज़, एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं कि जो लेंस मोटा है उसकी पावर ज़्यादा है या जो पतला है उसकी पावर ज़्यादा होगी? पतले वाले की। मेरा लेंस मोटा है तुमसे, मेरी पावर ज्यादा है चश्मे की तुम्हारी। अच्छा वो पावर बोल, हाँ, मोटे लेंस की पावर ज्यादा होती है, ये याद रखना है हमें। मैंने दो लेंस लिए, एक ये मोटा और एक ये पतला लेंस, ठीक है। इसका कुछ ऑप्टिकल सेंटर O मान लिया, इसका कुछ O' मान लिया, इसकी पावर मैंने P1 मान ली, इसकी पावर मैंने P2 मान ली, तो थिकर लेंस की पावर ज्यादा होती है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। पावर ज़्यादा का मतलब ये होता है कि ये रे ऑफ लाइट्स को ज़्यादा कन्वर्ज कर पाएगा। मैंने अगर यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ली है तो ये इस रे ऑफ लाइट को नॉर्मल से जल्दी, मतलब ज़्यादा एंगल पे बेंड करेगा। यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट पाथ दिखा दिया कि रे ऑफ लाइट ऐसे जाती, पर इस लेंस की वजह से इतना बेंड हो गई है, ठीक है। जिस पॉइंट पे बेंड हुई है वो F होगा, स्ट्रेट लाइन आई है ना, तो F होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का फोकल लेंथ हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया F फोकल लेंथ, इसको F1 बोल दिया फॉर फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है। तो इसकी पावर ज़्यादा है, मतलब ये क्या करेगा, रे ऑफ लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा, और इसकी पावर कम है तो ये कम बेंड करेगा रे ऑफ लाइट को। काव्य को तो इंटरेस्ट ही नहीं, भले चलता रहे, संगीत चल रहा है यहाँ पे, भले चलता रहे, हम अपना काम करें। हाँ, और इसकी पावर कम है तो ये कम डिफ्लेक्ट कर पाएगा, ये कम एंगल से डिफ्लेक्ट कर पाएगा ना, तो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से। तो इसकी फोकल लेंथ क्या ज़्यादा आई है इससे, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा आई है ना इससे, इसकी फोकल लेंथ को मैंने कुछ F2 मान लिया, ठीक है। इसका डिफ्लेक्शन मैंने कुछ मान लिया θ1, इसका डिफ्लेक्शन मैंने मान लिया θ2, तो θ1 ज़्यादा है θ2 से, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है रे ऑफ लाइट को, पर इसकी फोकल लेंथ क्या है, कम है, F1 कम है F2 से, ठीक है। तो F2 इज ग्रेटर देन F1। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जिस लेंस की पावर ज़्यादा होती है उसकी फोकल लेंथ कम होती है, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, और कांस्टेंट लगाएंगे तो 1 ही लेते हैं हम कांस्टेंट, तो P इज इक्वल्स टू 1/F होगा। और पावर की यूनिट क्या होती है, हाँ दीदी, वो डायोप्टर, पर डायोप्टर तभी होती है, बड़ा डी, डायोप्टर तभी होती है, हाँ, डायोप्टर तभी होती है व्हेन फोकल लेंथ F इज केप्ट इन मीटर, F इन मीटर लिख देती हूँ मैं, मेरे को डायपोल याद आया, F इन मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस में फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में देते हैं, तो पहले हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तब फॉर्मूला में पुट करना है, क्योंकि तभी डायोप्टर में आने वाली है, ठीक है।
जैसे बच्चे करते हैं ना, जैसे कभी बच्चों को पूछे क्या चल रहा है, सामने भी यही करती है। मैं मेरे ऐसे अब देखो P इज इक्वल्स टू 1/f। अब मैंने देखो थीटा के साथ रिलेशन बता रही हूँ डिफ्लेक्शन के साथ, कि पावर जो है ना वो 10 थीटा के इक्वल होता है। ये भी एक चीज़ लिख लो, अगर क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ये लिख लो। अब देखो पावर नेगेटिव कब होता है, जब कॉनकेव लेंस यूज करते हम, ठीक है। नेगेटिव पावर जैसे अपनी पास की नहीं, दूर की नज़र कमज़ोर है तो अपने नेगेटिव पावर होती है, कॉनकेव लेंस होता है अपना, तो मायोपिया वाली कंडीशन में ओह जब दूर की नज़र कमज़ोर होती है। और पावर पॉजिटिव तब होती है जब कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं हम। कॉन्वेक्स लेंस जब पास की नज़र कमज़ोर होती है, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया में।